हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो मैं आज आ चुका हूं बिहार बोर्ड हिंदी पार्ट 4 लेकर पार्ट 1 to 3 आपको प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी भाई बंधु मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं सभी के सभी एक बार शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। और आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए अंदाज में, एक अद्भुत अंदाज में। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे 25 से 30 से 35 मिनट में। 30 से 35 मिनट में हम लोग देख लेंगे 50 ऑब्जेक्टिव को। तो आइए पहला प्रश्न है, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। तब तक एक शेयर तो बनता है भाई, एक शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किनकी है? बहुत बार सवाल में आपको पूछा जाता है यह पंक्ति किनकी है, तो बता दीजिए। और उससे पहले एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं और हम लोग सभी के साथ खूब मस्ती के साथ स्टार्ट कर दे एकदम। चलिए तो जल्द देर किस बात की करते हैं मित्रों, एक बार शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर अपना छाप दीजिएगा। चलिए फटाफट से आंसर कर देते चलिएगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को खींचना है मेरे को। चलिए पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या कालिदास जी की? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो कौन है जी? कालिदास। कालिदास जी की यह युक्ति है तो आप सबको बिल्कुल पसंद आया होगा। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पार्ट है। किस कहानी की पार्ट है लक्ष्मी? बताइए जरा, किस कहानी की पार्ट है लक्ष्मी? चलिए 2 मिनट शेयर कर लीजिए, दीजिए आप सब भी, हम भी कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई सब जुड़ सके। आइए आज का पहला प्रश्न खोलते हैं। तो दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, और दूसरा प्रश्न भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे। तो देखिए दूसरा प्रश्न कहता है, लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है? लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है? ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, मां या नगर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनीष राइडर जी एक बार शेयर कर दो दोस्त, और जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए मनीष जी। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण कौन है बताइएगा? गुणवाचक विशेषण है 3 किलो, 4 किलो, अधिक या अच्छा। गुण किसे कहते हैं जी? तो देखिए समझिएगा मित्रों, 3 किलो यह संख्यावाची हो जाएगा, सॉरी परिमाणवाचक का है कि किलो का बोध है, द्रव्य का बोध हो तो परिमाणवाचक। और 4 जो है हो जाएगा आपका संख्यावाची मित्र। क्या हो जाएगा जी? संख्यावाची हो जाएगा। अधिक थोड़ा बहुत अधिक, या तो दोनों हो सकता है, संख्यावाची भी और थोड़ा अधिक परिमाण। तो परिमाणवाचक हो गया। तो अब बच कौन गया सर? तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। काजल जी का बिल्कुल सही जवाब आया है अच्छा। गुणवाचक विशेषण कैसा है, कौन है? अच्छा। अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए यहां पे गिरिरीश, महेंद्र, मही जोड़ इंद्र, एकैक, वागपति, कौन सा उदाहरण आपके स्वर संधि का नहीं है जी? तो हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे। बागमती, वागपति यह है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी,
मिट्टी का ताज पहन इठलाती है और सिंहासन खाली करो जनता आती है। यह कथन किनका है जी? दिनकर जी की, निराला जी की, महादेवी वर्मा की या आज्ञा जी की? सदियों की ठंडी राख, ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सोने का मिट्टी ताज पहन इठलाती है और सिंहासन खाली करो जनता आती है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बताइए जरा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म तो हम सब में लगा देते हैं 4 फरवरी, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 4 फरवरी को, तो इसके वजह से हम सब में 4 फरवरी लगा देते हैं मित्र। अब बताइए हमें कि उनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी मनीष जी कह रहा है, बिल्कुल सही जवाब मनीष जी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चे सवाल का जवाब देंगे। अगला सवाल है, अशुद्ध शब्द है। चलिए ये व्याकरण है, व्याकरण 11 12 सबके लिए है, ये यहां तक कि सभी के लिए व्याकरण है। मनीष जी पहला आंसर है अशुद्ध शब्द है, कौन है? कर्तव्य, कर्तव्य सही लग रहा। श्रृंगार सही लग रहा है। रोशनी सही लग रहा है। दुरात्मा सही लग रहा है। यानी इसका आंसर की बात किया जाए तो हमें लग रहा है कि ऑल सही है, अशुद्ध तो है ही नहीं, सभी के सभी कर्तव्य सही है, तो इसका अशुद्ध शब्द इसमें नहीं आया। यानी ऐसे अगर रहे, श्रृंगार को अशुद्ध शब्द माना जाएगा कब? जब यह लिखा रहेगा मित्र इस तरह से, एक ही ऐसे किया हुआ रहेगा आपसे, सिर्फ एक, यानी ऐसे, और इस तरह से शब्द रहेंगे तो यह अशुद्ध हो जाएंगे। 7 का डी दुरात्मा, 7 का डी दुरात्मा सही लिखा हुआ है मनीष जी, एक बार अच्छे से देखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ की थी? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किए थे? 15 वर्ष की उम्र में, 16 या 17, 18 वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। तो भारत में वोट देने की आयु कितना है जी? 18 वर्ष। तो उससे हम ध्यान में रखेंगे कि मैक्स मुलर की अवस्था कितना था? 18। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र कौन है? एफिल टावर, अविन्यू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है अविन्यू, ओविन्यू फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है दोस्त, जित जित में मैं निखरत हूं, जित जित में मैं निखरत हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए फटाफट। निबंध है, कहानी है या काव्य है? पंडित बिरजू महाराज जी का लिखा हुआ जित जित में मैं निखरत हूं, 9 का सी, बिल्कुल सही मनीष जी। 9 का सी नहीं होगा, बी होगा, ध्यान से, हाँ बी होगा। चलिए अगला सवाल है, जित जित में मैं निखरत हूं, तो यह इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और एक भी कमेंट नहीं करते हैं वीडियो के बाद जाके, और सभी बच्चे एक एक कमेंट करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जी, दुर्दांत मानवीय विविधता, विविष्का मानव का चित्रण करने वाला कविता है। यानी मानव के बनाया गया हथियार, मानव का बनाया गया हथियार मानव को ही घात पहुंचाता है, यह विभीषक कहां देखने को मिलता है, मिल रहा है? बताइएगा। यह विभीषका तो हिरोशिमा कविता में देखे हैं कि हिरोशिमा पे अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे एटम बम छोड़ देते हैं, एटम बम गिराते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान होती है, काफी ज्यादा नुकसान होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, यानी कि पूरा ध्वस्त ही हो जाता है। हिरोशिमा में एक पत्थर में एक मनुष्य का छवि आ जाता है, एक पत्थर में मनुष्य का छवि आता है। अगले सवाल है जी, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से कमेंट बॉक्स, फास्ट कमेंट, देर किस बात की करें, बताइए जरा। अधर्म में कौन सा समास है
जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए सभी बच्चे। अ है, अध है, अध है, अर्म है। तो अधर्म में कौन सा समा उपसर्ग हो जाएगा? उपसर्ग जो पहले वाला। तो उपसर्ग की बात किया जाए तो धर्म में आ उपसर्ग है, अधर्म। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मित्र, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? बताइए फटाफट, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय, ए। बिल्कुल मनीष जी, ए। काजल जी का बिल्कुल सही। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो बोल के देखते हैं। लिखाई, आई। आई तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, खाई तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, अति शुद्ध हो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु स्यापन वाक नहीं। स्यापन या था नहीं, यह होगा, जहां नेकु स्यापन वाक नहीं। तो कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा एवं सरल होता है। ये जो लव वाला रास्ता है यह अत्यंत सीधा एवं सरल होता है। इस पे वही व्यक्ति चल सकते हैं जिसके मन में जरा सा भी छल कपट ना है। इसमें वही व्यक्ति चल सकते हैं जिसके मन में जरा सा भी छल कपट झिझक नहीं होता है। तो यह किनको रचना है जी? तो घनानंद जी की रचना है, जहां नेकु स्यापन वाक नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। मित्र ध्यान रखिएगा, 1916 ईस्वी में कैसे ध्यान रखेंगे सर? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। और नलिन विलोचन शर्मा जो कि 20 के दांत के लेखक हैं जी, बोलवे नहीं करते हैं। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? बिहारी लाल, अमीर खुसरो, शहपाद या चंद्रबाई? चंद्रबाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सावरदैया, सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? सावरदैया, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। सीता के बारे में दोस्त, सीता के बारे में, धरती कब तक घूमेगी। तो इसके माध्यम से आप बताइए जरा कि इसके लेखक कौन है? तो हो गया सावरदैया क्या लिखे हैं? धरती कब तक घूमेगी। यह कौन सी भाषा में लिखा गया था? राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मित्र, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होती है, नगण्य भूमिका होती है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली का मतलब हो गया मेहनत करने वाले मनुष्यों की निर्णायक भूमिका होती है, निर्णायक भूमिका होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रंगप्पा कौन था? जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था? तो रंगप्पा एक जुआरी था, जुआरी था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जी, शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो पहला है, दाल अच्छा है। लग रहा है कि सही होगा। दाल अच्छी है, हवा बहती है, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। और रोटी ताजी है, रोटी ताजी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के पिताजी मछली खाते थे। मना कौन करते थे? उनकी मां मना करती थी कि नहीं खाइए, तो ये मना कर दिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तो राइट आंसर हो जाएगा पिता। आगे सवाल की तरफ बढ़ जाएं जी। अगला सवाल है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? 11 रुपया पैसे चुराने का। कितना पैसा चुराने का? कि दे दो चंदा, 11 रुपया की चंदा मांगते हैं ना जी।
तो 11 रुपया पैसा चुराने का जुर्म लगाया। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के जी। बताइए, ये सब सवाल हर साल पूछा जा रहा है। रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु, आपके बिना हमारा कोई, स्टूडेंट के बिना एक टीचर का कोई अस्तित्व नहीं है, और एक टीचर के बिना एक स्टूडेंट का कोई अस्तित्व हो सकता है, लेकिन एक मतलब कि सारे स्टूडेंट के बिना एक टीचर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वही चैलेंज करते हैं भगवान को कि मेरे बिना तुम क्या हो भगवान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तत्व पुरुष समास के उदाहरण है। बताइए, पवन पुत्र, तो पवन का पुत्र हो जाएगा, राजा का पुत्र, वन की वास चौराहा। तत्पुरुष समास तो नहीं है जी, तो नहीं है में हो जाएगा चौराहा, जिसमें संख्यावाची बोध हो रहा है, तो ये समास क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। अगला सवाल है दोस्त, अव्ययीभाव समास के पद में पूर्व पद प्रधान होते हैं। पहला पद अव्यय पूर्व पद प्रधान होते हैं, तो पूर्व कौन ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। हम राजपूत जाति से हैं, हम यादव जाति से हैं, हम ये जाति से हैं, वो जाति से, हम दुनिया हिला देंगे। तो जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है बेरोजगारी का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। शुद्ध शब्द है, बताइए शुद्ध शब्द क्या है? अभिलाषा है, अभिलाषा है, अभिलाषा है, अभिलाषा है। अभिलाषा कहने का मतलब हो गया इच्छा। बताइए जी, शुद्ध शब्द अभिलाषा है, अभिलाषा है, अभिलाषा है, कौन सा होगा? काजल जी फटाफट बताइए तो जरा। चलिए, ए बी सी या डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अभिलाषा। इस तरह से लिखाता है। अभिलाषा का मतलब हो गया इच्छा, अपना इच्छा, उसने अपनी अभिलाषा प्रकट की। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घनानंद कवि हैं, किस युग के कवि हैं? रीति मुक्त युग के कवि हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, देर नहीं करते हुए। नेक्स्ट सवाल, जन्म से ही पागल और कौन थी? मंगू। पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू। मां मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो पहले ही बता दिए थे जी, लेखक को मछली खाने से मां ने मना किया था। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया? 9.5 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था। अगला सवाल आप लोगों के बीच, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर जी को। किसे कहा है जी? मैक्स मूलर जी को। बस ध्यान से देख लेना है एक बार वीडियो, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा, सावर दैया तो हो गया, धरती कब तक घूमेगी। सुजाता का हो गया नगर, नगर लिखे हैं सुजाता जी। सावर दैया का हो गया धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। तो श्रीनिवास के लेखक कौन है जी? दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास हैं। अगला सवाल, स्वर संधि का उदाहरण है। वाग्देवी, अक्षादान, आछकदान, बधुस्त्व, पुनर्जन्म। बताइएगा जरा। चलिए सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में इनका आंसर छापेंगे। स्वर संधि का उदाहरण है कौन सा है जी? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। सत्यम जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर देगा, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो एकदम फोड़ के कीजिए। ललित निबंध है, मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या नौबत में इबादत है, बहादुर है। बताइएगा जरा। बहादुर कहानी है, मछली कहानी है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हो जाएगा
बताइएगा, ललित निबंध। चलिए काजल जी का आंसर बी आया है। अगला सवाल है, नौबत में इबादत पात्र के केंद्र में है, बिरजू महाराज है। नौबत में इबादतें, बिरजू महाराज, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां। तो नौबते में इबादत कौन है जी? बिस्मिल्लाह खां। बताइए, बिस्मिल्लाह खां। चलिए अगला सवाल है, सर्वनाम का भेद है। कौन सा भेद सर्वनाम का भेद है? बताइए जरा। तो पहला सवाल की बात किया जाए, संबंधवाचक या द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक, तो यहां से यहां काट लिया जाए तो संबंधवाचक हो जाएगा सर्वनाम के भेद। जी बिल्कुल सही, सबका आंसर बिल्कुल सही है। आगे, 3 बेटे की मां है, कौन है? सीता। सीता कितने बेटे की मां है? 3 बेटे की मां है। जिसमें तो कभी कभी पूछता है सीता के कितने संतानें थी, तो 3। कितनी पतोह थी, तो 3। बेटा 3 तो पतोह भी कितना? 3। ऐसा तो नहीं है कि 6 आ जाएगा। और इनके बेटे का नाम क्या था? तो पहला का नाम कैलाश था, दूसरा का नाम क्या था जी, और तीसरा का नाम था बिरजू। बिरजू, बिरजू। बताइए फटाफट, रिक्त स्थान को पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइए जरा। माता, पिता, मोहन, अच्छा या वह, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? देख लीजिए एक बार फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। फटाफट बताइए। अच्छा विशेषण हो जाएगा, मोहन संज्ञा हो जाएगा, और माता पिता समास हो जाएगा। तो बचा कौन जी? वह क्या है? सर्वनाम है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जनता आती है, बिल्कुल आंसर सत्यम जी का, काजल जी का। अगला सवाल है, द्वंद्व समास कौन है? बताइए जरा। द्वंद्व समास कौन है? दशानन। दशानन रावण हूं मैं, रावण रावण हूं मैं। इस तरह से देखे होंगे, एक बहुत वायरल हुआ था, 10 दशानन रावण हूं मैं, और उसको राम आ जाता है। तो दशानन हो जाएगा समास, लेकिन द्वंद्व समास तो नहीं है भाई। 10 आनन, जिसका 10 सिर हो, तो बोल सकते हैं अर्थात रावण, यानी बहुब्रीहि समास भी हो सकता है ये। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में ना रहे तो द्विगु भी हो सकता है ये, क्योंकि संख्यावाची का बोध करा रहा है। प्रेम सागर, प्रेम का सा, काजल जी का आंसर आया है दिन रात। जी, दिन रात सनम तेरी यादों में हम रोते हैं। तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जब भी रहे, योजक चिन्ह जब भी रहे तो हमेशा होगा मित्र द्वंद्व समास। लो जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है काजल जी, बदलिए नहीं। आंसर देना है, परफेक्ट देना है, रिजल्ट लाना है वो परफेक्ट लाना है, अपने दम पे लाना है। ये मेरा रिजल्ट इतना ही है तो है, किसी को कोई शक नहीं। आंसर, चलिए, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तेल, गुच्छा, शहर या कच्छा। बताइए, इसका भी आंसर एकदम आसान होगा। बताइए जरा, द्रववाचक जिसे नापा या तौला जा सके तो कच्छा हो जाएगा मेरे मित्र। समूह, क्या हो जाएगा? समूहवाचक, जिसे गिनती संभव हो। शहर क्या हो जाएगा? तो एक शहर की बातें हो रही है तो यह संज्ञा होगा। तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा जी? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। गुच्छा क्या है? तो गुच्छा हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो बच गया तेल, तो तेल को क्या कर सकते हैं? नापते या तौलते हैं, बिल्कुल सही काजल जी। अगला सवाल, सर पाद किसकी कृति है? किनकी कृति है? पृथ्वीराज
रासो देहाकोश मृक्ष कटिकम मेघदूतम। मेघदूतम किसकी कृति है बताइए फटाफट, इनके कौन किनकी कृति है? ग्रहपात, बताइए जरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है आपसे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किस राज्य में हुआ, मतलब किस राज्य में इनका जन्म हुआ? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कुछ प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए खाली छोड़ा गया। कविता नहीं है, निम्न में से कविता नहीं है। एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, कविता है सर। दूसरा, लौटकर आऊंगा फिर, जीवानंदन दास। कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो कवि बंगाल में लौटने की बात करते हैं। हमारी नींद, वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद के दौरान गरीब की बस्तियों में हुआ धमाके से देवी जागरण। तो नौबत में इबादत, यह क्या है जी? राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं जी। अगला सवाल है आपसे, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण तो होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक तो विशेषण होता है, लेकिन प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं है। तो प्रविशेषण क्या है सर? तो यह विशेषण से पहले लग करके विशेषण पर ही प्रभाव डालता है। जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो एक शब्द है कि वह सुंदर है, चलिए भाई, लेकिन यही बात को अगर लिख दिया जाए, इसी बात को, कि वह बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, वो सर से पांव तक दिल झूम झूम गाए, तो वह बहुत सुंदर है। तो इसमें जो बहुत शब्द है मेरे मित्र, वह हो जाएगा बिल्कुल काजल जी मेरे दोस्त, कि वह हो जाएगा प्रविशेषण। और प्रविशेषण जो विशेषण से पहले लगकर विशेषण पर ही प्रभाव डालता है। वह कितनी सुंदर है? तो बहुत सुंदर हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। तार सपतक का संपादन किसने किया था? तो इसका आगे हीरानंद, सचितानंद हीरानंद सब बात से आगे जी का यह है कृति। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े थे और कितने दांत तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे और कितने तोड़े थे? मदन ने। मदन के दोस्त ने नहीं, मदन ने ही तोड़ा था, और 2 दांत बेचारा का दोनों ये आगे वाला साफ कर दिया। एक फाइट मारा, मच के दांत फूट गया, तुरंत से टूट गया था। सेन साहब का लाडला था, घर के सारे मामलों में अपवाद रहता था, बहनों से इनका अलग कानून था। लाइट वाइट फोड़ देते थे तो पिताजी कहते थे इंजीनियर बनेगा। लाइटवा में देख रहा है कि कैसे ये है, जब मतलब कि 10 साल की उम्र तक इनका ये में मदन से बर्दाश्त नहीं हुआ था। चलिए जार शाही में थी। जार शाही कहाँ का शासक होता है? रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय। रूस में, सोवियत संघ या रूस, हाँ सोवियत रूस नहीं, सोवियत संघ या रूस, इसी को बोलते हैं मित्र। रूस में फ्रांस में रूस में राजा को क्या कहा जाता है? तो जार। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का साम्राज्य। और जार निकोलस द्वितीय के बारे में आप तो जानते ही होंगे। जार निकोलस द्वितीय एकदम कमीना था। 1917 में वहां बोल्शेविक क्रांति हुआ था, और उसमें जार निकोलस द्वितीय की बात किया जाए तो उनके यहाँ जो पत्नी थी जरीना, उनकी पत्नी थी जरीना एक वहां के पादरी से फसल थी, यानी उसका अफेयर था एक पादरी वर्ग के लोग से। ये आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में बहुत अच्छे से। तो सोवियत रूस को ही जार कहा जाता है। तो आज का सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है।
आप सभी का जुड़ने के लिए सभी को शुक्रिया। और आपको बता दें मित्रों कि बहुत जल्द सिर्फ व्याकरण भी आएगा, जो कि 11-12 सबके लिए रहेगा, व्याकरण और बोर्ड के लिए रहेगा। तो आप सब अगर अच्छा खासा स्टूडेंट हमारे साथ कमेंट करिएगा तो हम 12th का भी बैच बहुत जल्द, जैसे काव्य खंड बहुत कम यूट्यूबों पर पढ़ाया गया है, तो काव्य खंड को भी व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। अच्छे अच्छे सपने देखिए जो कि आपको पूरा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।